उस दिन मैं फंस ही गया। लेकिन अगर महज इतनी ही सी बात होती तो मुझे इतना दुख न होता। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से एक बनने वाली गृहस्थी छूट गई, एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यूं हुई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी यह तो इस समय याद नहीं, लेकिन लड़ाई जरूर थी। और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तर्कों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी यह हरकत सभ्य समाज में बुरी समझी जाएगी, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इन अवसरों पर खुजली मेरे हाथों को नहीं होती, वह श्रीमती जी के गालों को होती है। बहरहाल मैं बरामदे में बैठकर सोचने लगा। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, और दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी यह दोनों हैं, और बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। तो जो कुछ है वह है, यानी सिनेमा चलने का समय हो रहा है। निहायत शानदार पिक्चर लगी है और चाय अभी तक नहीं मिली। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद चाय का अनशन घर में करना पड़ेगा। खैर, चाय तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है, और सिनेमा देखना ही है। पिक्चर का आज आखिरी दिन है। लेकिन पैसे, वह तो श्रीमती के पास में है। महीने की तनख्वाह है, और तनख्वाह मिलने के दिन ही वह कब्जा कर लेती है, और फिर मुझे हरेक खर्च की कैफियत देकर उनसे पैसा मांगना पड़ता है। मेरे लिए यह सुविधाजनक है, क्योंकि अगर तनख्वाह मेरी जेब में हो तो जो यार दोस्त 10-5 दिन में ही रकम हमसे वसूल कर ले जाएं। तो भला बताइए कि मैं उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था? अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को जानते नहीं। श्रीमती जी स्त्री हैं, और स्त्री तो स्त्री है, पुरुष तो पुरुष है। यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेणी लाल का आना जरा भी नहीं अखरा। पंडित त्रिवेणी लाल मेरे मित्र हैं, लेकिन न जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है। वह वकील हैं, या यूं कहिए वह वकील थे तो बेजा न होगा, क्योंकि आजकल वकील वह नाम मात्र के हैं। नेता और समाज सुधारक वे सबसे पहले हैं। और नेता तथा समाज सुधारक, इन दोनों से ही मैं घबराता हूं, क्योंकि तन मन धन इनमें यह पहले को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं। यानी मन वसूल कर लेते हैं, दिमाग छाट कर, और धन वसूल कर लेते हैं, चंदा मांगकर, और कभी कभी इस उपेक्षित तन को भी ऊब कर मन और धन के साथ एक चप्पत के रूप में देने की तबीयत होती है। लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने बड़े संयम के साथ काम लिया है। पंडित त्रिवेणी लाल एक महिला विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में समाज सुधारक हैं, और हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के रूप में नेता हैं। और मैं कांग्रेसमैन हूं, लिहाजा हिंदू महासभा के सेक्रेटरी पंडित त्रिवेणी लाल से मेरा गहरा मतभेद है। बरामदे पर कदम रखते ही उन्होंने मुझसे कहा, यार कहो रमेश, कैसे हो? जय राम जी की। और उनका स्वागत करने के लिए उठते हुए मैंने कहा, आओ त्रिवेणी लाल, जय हिंद। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। अपने पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा, हां रमेश, तुम्हें एक कष्ट देना चाहता हूं। जी, वह तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया, लेकिन साफ बतला दूं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी सारी अमानत श्रीमती जी के पास रहती है, और वह कोप भवन में है। तो अगर उन्हें समझा सको तो उनसे 10 रुपए वसूल कर लो। 5 तुम ले लेना और 5 मुझे दे देना। सिनेमा जाना है। मैं जानता था कि 10 रुपए क्या त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रीमती से 10 पैसे भी वसूल नहीं कर सकते। लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल। उन्होंने चौखट पर खड़े होकर उन्हें आवाज देनी शुरू की, भाभी जी, अजी भाभी जी, मैं त्रिवेणी लाल हूं। और तब तक आवाज देते रहे जब तक आंसू पोंछकर, मुंह धोकर और साड़ी बदलकर श्रीमती जी बरामदे में नहीं आ गईं। उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा, भाभी जी, अगले सप्ताह महिला विद्यालय का विशेष वार्षिक अधिवेशन मनाया जाएगा। तो बड़ी रुखाई के साथ मेरी धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, तो उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूं। और यह देखिए। जी, और आपको चंदा चाहिए, इसीलिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है। लेकिन अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। मेरा कहना तो यह है कि महिला कॉलेज बिल्कुल बेकार की चीज है। स्त्री को पढ़ा लिखा के होगा क्या? उसे तो पुरुषों की गुलामी करनी ही पड़ेगी, उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं एक पैसा न दूंगी चंदे में। और यह कहकर श्रीमती जी अंदर लौटने को बढ़ीं।
लेकिन पंडित त्रिवेणीलाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, भाभी जी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें, तब अपना निर्णय दीजिएगा। श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा। बात यूं है, त्रिवेणीलाल ने अपना गला साफ करके आरंभ किया, इसमें कसूर शिक्षा का नहीं है, बल्कि स्त्रियों की असहाय अवस्था का है। पुरुष स्त्री पर अत्याचार इसलिए करता है कि स्त्री निर्बल है। अगर स्त्री सबल हो जाए, यानी उसके रग पुट्ठे मजबूत हो जाएं, तो फिर देखें कि कोई पुरुष स्त्री पर कैसे अत्याचार करता है। और देखिए भाभी जी, भारतीय स्त्रियों की हालत बहुत ही गिरी हुई है। दिन दहाड़े गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और वह अपनी रक्षा नहीं कर पाती। और इसलिए मैंने महिला विद्यालय में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोल दी है। व्यायामशाला, महिलाओं के लिए व्यायामशाला? मैंने आंखें फाड़कर पूछा। जी हां, व्यायामशाला। और यही नहीं, लड़कियों को तलवार चलाने और लाठी चलाने की शिक्षा दी जाती है। भई रमेश, सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा हूं, जल्दी ही उन्हें बंदूक और राइफल चलाने की शिक्षा देने का प्रबंध हो जाएगा। और अब उन्होंने मेरी श्रीमती जी से ओज भरे स्वर में कहा, भाभी जी, आप जरूर आइएगा, देखिएगा कि हम स्त्री को क्या से क्या बना रहे हैं। मजाल है कि अब हमारी हिंदू गृह देवियों पर गुंडे हमला कर सकें। हमारी वीरांगनाएं देश की गौरव बनेंगी। हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मीबाई यहां पैदा होंगी। पंडित त्रिवेणीलाल के लेक्चर का असर पड़ा। हम दोनों साथ साथ घर से चले। सड़क पर जाकर 5 रुपए उन्होंने मुझे दिए और 5 रुपए खुद लेकर उन्होंने कहा, देखो रमेश, आना जरूर, तुम्हें व्याख्यान भी देना होगा। मेरे एक मित्र हैं और मेरे मित्र के एक सुपुत्र हैं। मित्र पहले कभी बड़े जमींदार थे, अब उनके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और उनके सुपुत्र AMA के विद्यार्थी हैं। ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें बहुत दिलचस्पी है और वह मुझे चचा कहते हैं। AMA का इम्तहान देकर यह इलाहाबाद से अपने पिता के फार्म पर लौट रहे थे, तो 2-1 दिन के लिए वह मेरे यहाँ उतर पड़े। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वह यहाँ महिला विद्यालय में ही पढ़ती थी। और मैं समझता हूं कि यह हजरत अपनी होने वाली बीवी को भी देखना चाहते थे, क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था। यहाँ थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंध में और बतला देना उचित होगा। कसरती बदन, हृष्टपुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन, और पता नहीं फुटबॉल का कैप्टन बने रहने के लिए या स्वयं में दिमाग की कमी होने के कारण यह 3 साल से AMA पास होने का नाम नहीं ले रहे थे। बाप लखपति आदमी, वह सुपुत्र से फार्मिंग कराना चाहते थे, लिहाजा उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तहान पास करे ही। कह दिया करते थे, अभी खेलने खाने की उम्र है, कर लेने दो मौज, आखिरकार करनी पड़ेगी खेती ही। महिला विद्यालय के वार्षिक अधिवेशन के दिन श्रीमती जी मैं अपने बच्चों व नौकर के अपनी समझ में 10 रुपया देने वाली सम्मानित महिला की हैसियत से और वास्तव में मेरी श्रीमती होने के नाते दोपहर के बाद ही महिला विद्यालय में पहुंच गईं। निर्धारित समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहां पहुंचा और हम दोनों सबसे आगे बिठलाए गए। कार्यवाही आरंभ हुई वंदे मातरम के गान के साथ और फिर हुए व्याख्यान। मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा। अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन आरंभ हुआ। दंड बैठक, डंबल मुग्दर, सभी तरह की कसरतें हुईं। उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों ने हर्ष से तालियां बजाई। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा, वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन मैं खामोश ही रहा। इतने ही में 2 लड़कियां हाथ में लाठियां लिए हुए स्टेज पर आ गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और लाठियां चलने लगीं। किस जोर के साथ वार हो रहे थे और किस सफाई के साथ वार बचाए जा रहे थे। चारों तरफ वाह वाह हो रही थी। लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। और मेरे भतीजे बड़े गौर से यह द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। बीच बीच में बड़े जोश के साथ, शाबाश, वह मारा, खूब बचाया, के नारे भी लगाते जाते थे। मैंने एकाध बार उन्हें टोका भी कि इतना शोर न करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाह चचा, आज तबीयत खुश हो गई। इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। व्यायाम प्रदर्शन समाप्त हो गया।
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा गिरा। अनाउंसर ने पुकारा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 5 मिनट तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं अपने भतीजे की याददाश्त को दाद देता हूं। इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें यह बात नहीं भूली कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्यालय में पढ़ती है और उसे देखना उनका मुख्य उद्देश्य है। पर्दा गिरते ही उन्होंने मुझसे कहा, चचा कहिए, अब पता लगाया जाए अपनी होने वाली के संबंध में। जरूर, अभी 5 मिनट का वक्त है। इस बीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतरकर दर्शकों की कुर्सियों के पास खड़ा हो गया। एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के प्रदर्शन में भाग लेकर आई थी, पास में ही खड़ी थी। उसकी लाठी अब भी उसके हाथ में थी। हृष्टपुष्ट, लंबी सी लड़की, रंग सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ्य की लाली। भतीजे साहब ने उससे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई लड़की बीए में पढ़ती है? वह लड़की तनकर खड़ी हो गई और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ते हुए कहा, जी हां, मैं ही हूं महामाया। आपको मैं नहीं पहचानती। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? वाह रे मेरे भतीजे! किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके भाई प्रभानाथ जी का मैं मित्र हूं। आपके गुण गाते हुए वह नहीं अघाते, तो आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई थी। तो अब आपने कर लिए मेरे दर्शन। मेरे भाई की आवारा लोगों की दोस्ती है, इसका मुझे दुख है। अब की जब मुझे मिलेंगे तब मैं उन्हें आड़े हाथों लूंगी। और वह वहां से हट गई। इस प्रदर्शन से लौटकर पहला काम जो मेरे भतीजे ने किया, वह एक पत्र लिखना था जो अपने होने वाले श्वसुर के नाम लिखा गया था। पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया। पत्र इस प्रकार है, महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, फिर मैं काम की बात लिखूंगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करके मुँह नालायक को, क्योंकि एमए में 3 साल से फेल हो रहा हूं, अपना दामाद बनाने का निर्णय किया है। 2 महीने बाद मेरा विवाह होने वाला है, तो इतना परिचय काफी होगा। इतना और बतला दूं कि मैं हृष्टपुष्ट तंदुरुस्त आदमी हूं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का कप्तान हूं। यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैं काफी बिगड़ैल और गुस्सैल भी हूं। फुटबॉल फील्ड पर खेल के समय अक्सर विपक्षियों के साथ मेरी घूंसेबाजी हो जाया करती है और कभी-कभी तो 2-4 के लिए मैं अकेला काफी साबित हुआ हूं। मुझे यहाँ महिला विद्यालय में आपकी सुयोग्य सुपुत्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहादुरी तथा उसके साहस से मेरे छक्के छूट गए। अब मैं काम की बात पर आता हूँ। मैंने बहुत गौर किया और मैं अपने आप को आपकी सुपुत्री का धर्मपति बनने के सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। इसका कारण भी मैं आपको बतला देना उचित समझता हूं। मैंने कहा, न कि आदमी मैं गुस्सैल हूं और किसी कदर हथछूट भी, लिहाजा आपकी सुपुत्री से मेरा झगड़ा कभी न कभी अवश्य होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदत के अनुसार छूटेगा। यहां मैं यह भी बतला दूं कि मैंने जिंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई। पटा बनेठी के हाथों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता। और मैं यह भी जानता हूं कि आपकी वीर और बहादुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपयोग अवश्य करेगी। लिहाजा उसकी लाठी और पटा बनेठी के हाथों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती। सुधार घर से ही शुरू होते हैं और बाहर के गुंडे की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तुड़वाने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। यहां मैं आपको एक अमूल्य सलाह देना चाहता हूं। आप अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे योग्य वर के साथ करें जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फरमाबरदार नौकर बन सके। उस हालत में अपने पति की तथा अपनी रक्षा करने के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बनेठी के हाथों का सार्थक उपयोग कर सकेगी। आपको चरण स्पर्श। भगवती चरण वर्मा की यह कहानी यहीं खत्म होती है। और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।